अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। 14th मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उससे खिताब किया, चंद की नुकात पे बात की, ख़ास तौर पे जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ दिस समिट, उसके साथ साथ कोविड के बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन को किस तरह मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या इकदाम उठाए जाएँ, हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे, किस तरीके से हेल्थ सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग को मुमकिन बनाया जाए, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान नॉलेज बेस्ड इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए क्या इकदाम किए जाएँ, इन तमाम तर की इशूज़ पे आज बात करेंगे। आई गॉट अ वेरी एलीट पैनल ऑफ गेस्ट विद मी। मैं तारुफ करना चाहूँगा डॉक्टर लुबना नाज का, जो कि इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर मजीद सालिक साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, खासतौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद अस मिस्टर आसिम बशीर साहब, जो कि एनालिस्ट हैं, खासतौर पे कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पे और क्या पिछले 50 साल में क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं पाकिस्तान ने, किस तरीके से इससे निकला जाए, इसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर लुबना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं जानना चाहूँगा फीडबैक कि इजलास बहुत सारे हमने देखा गुज़िश्ता 5 से 10 साल में हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत फोकस कर रहे हैं कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा मुस्तहकम बनाया जाए और जो इजलासों से बियॉन्ड एक ऑन द ग्राउंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लाया जाए। व्हाट इज़ योर फीडबैक ऑन दैट? देखिए, ईसीओ के अंदर अगर आप मुझसे पूछिए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेड शेयर है वो टर्की का है, और इसमें 4 कंट्रीज़ हैं इस वक्त, पाकिस्तान है, टर्की है, अफगानिस्तान है और काज़ाकिस्तान है, जो कि 94% जिनका ट्रेड शेयर है। ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के हमारे दरमियान जो है वो ट्रेड रिलेशंस बढ़ें, हमारे दरमियान कनेक्टिविटी हो, हमारे लिए जो है वो हेल्थ सेक्टर और हम एजुकेशन में भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि इसमें रोल किसका है। देखें, 3 तरह से यहाँ पर रोल अदा हो सकते हैं कि डोमेस्टिक रोल उन कंट्रीज़ का अपना खुद का क्या है, फिर रीजनल, और फिर हम उसके बाद जाते हैं ग्लोबल। तो अगर आप ईसीओ को देखें, जो कि 10 मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इसका जो ग्लोबल जो जीडीपी है उसमें 2% है, लेकिन पॉपुलेशन में इसका 6% है। ठीक है, तो ग्लोबली भी ये इस तरह से अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और अगर अब आप आ जाएं इंट्रा रीजनल ट्रेड के अंदर, तो इनका 7 to 8% है। 2018 में इनका 8.4% था जो इंट्रा रीजनल ट्रेड थी, और उस ट्रेड में भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपके 4 पार्टनर्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसमें टर्की सबसे ज्यादा शेयर देता है। अब आप ये देखिए कि इस ट्रेड शेयर को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कौन सी आप रिसोर्सेज को, अब आ जाइए रिसोर्सेज की तरफ। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो ये जितने कंट्रीज हैं बहुत डाइवर्स हैं रिसोर्सेज के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी और मैन मेड रिसोर्सेज में भी। अगर आप चले जाएं ये ताजिकिस्तान की तरफ, ईरान की, और अगर आप बात करें काज़ाकिस्तान की और आज़रबाईजान की, तो इनके पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, काफ़ी हैं। फिर आप अफगानिस्तान में आ जाएं तो उनके पास प्रेशियस स्टोन्स हैं। अगर आप आ जाते हैं टर्की की तरफ तो वो बहुत बड़ा आप देखते हैं एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल मशीनरी का। अगर आप पाकिस्तान की तरफ आ जाएं तो हमारे पास टेक्सटाइल भी है, हम मिल्क भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट। हम 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं मिल्क प्रोड्यूसर में, मिल्क प्रोड्यूसिंग 5th लार्जेस्ट है। लेकिन हम सिर्फ देखिए 60 मिलियन मैट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका 6% तो हम सिर्फ प्रोसेस करते हैं। तो जब हम डोमेस्टिकली हम अपने रिसोर्सेज को हम नहीं जो है टैप कर पा रहे, तो हम रीजनल हम इंटीग्रेशन में कैसे अच्छा प्ले कर सकते हैं। 30% तो डेली वेस्ट हो जाता है आपका मिल्क, सो देन यू गो विद आगे कमर्शलाइजेशन एंड देन एक्सपोर्ट की बात तो बाद में आएगी। इंटरनली एफिशिएंसीज बहुत कम है। मुझे ये बताइएगा देन आई विल कम टू सालिक साहब कि ये तो रिसोर्स एनालिसिस हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हर ममालिक के पास, तमाम ममालिक के पास ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है, बट फ्यूजन किस तरीके से हो। माय पॉइंट इज कि फॉर एग्जांपल टापी की गैस पाइपलाइन थी, वी प्लान्ड इट अप एंड देन अब तक वो बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं गई। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया कि लेट्स जस्ट गो कि ऑन ग्राउंड जीडीपी में किस तरह कंट्रीब्यूट हो। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसमें उनका रोल बढ़ाइए ना, जो दूसरी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनका रोल इसमें आप देखें इतना नहीं है। सिर्फ आपको 3 से 4 कंट्रीज मिल रहे हैं इसको चलाने के लिए। तो यही तो काम है कि जब आप जाते हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी हुई है जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग होती है, एग्जैक्टली यहाँ पर इसकी जियोपॉलिटिकल आप हैसियत को समझें
और इस चीज और ऐसे मेजर्स लें कि वहां पर कनेक्टिविटी आपकी बढ़े भी, और ऐसे नहीं बढ़ेगी जब तक आप दूसरे प्लेयर्स को नहीं देंगे पार्टिसिपेशन का मौका, तब तक ये चीज आगे आप नहीं लेके जा सकते। व्हाट्स योर फीडबैक? यहाँ से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर डिप्लोमेसी को फरोग दे रहे हैं। व्हेनेवर यू गो, आप सिपेक को आगे पुश कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। we try to include CPEC into their country development plans as well. इस कोऑपरेशन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हाउ डू यू सी मजीद क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बाकर आपका, PTV का। डॉक्टर लुबना ने जिस तरह बातें की हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल की तरफ आऊँगा। देखें, वज़ीर आज़म ने बहुत ही अहम मौके पे ये ख़िताब किया है और उन्होंने जो 5 नुकाती प्लान दिया है वो इस पूरे रीजन के कंट्रीज़ के लिए और फिर ग्लोबली उस पर जो है वो गौर करना चाहिए, तवज्जो का हामिल है। और वो नुकात हैं जिन पर अमल करके ना सिर्फ इलाकाई इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं दुनिया के, वो इस वक्त कोविड की सिचुएशन में उन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और इन 10 ममालिक में यकीनी तौर पर हालात बहुत ख़राब रहे हैं। कोविड ने बहुत बुरी तरह हिट किया है, मुतासिर हुए हैं। 25 लाख लोग तो लपेट में आए हैं बुरी तरह, और बहुत बड़े पैमाने पे डेथ्स हुई हैं। और अभी भी ये सीज़न कोविड का ख़त्म नहीं हुआ है, ओवर नहीं हुआ है। अभी तो वैक्सीन आई है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इस वक्त वज़ीर आज़म ने जो खिताब करते हुए कहा है कि गुर्बत बढ़ी है और उसकी बुनियादी वजह कोविड है। हम गुर्बत से लोगों को, मुल्कों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, आपस में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए बातें हो रही थी, कॉन्फ्रेंसें हो रही थी और एक दूसरे के साथ MOU और मुआहदे हो रहे थे। लेकिन इस दौरान कोविड आ गया और वो सारी चीज़ें पीछे रह गई और अब एक नई जंग शुरू हो गई और आप वायरस से लड़ रहे हैं और आप आपस में एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं कि अगर हम में से उस वक्त तक कोई भी सेफ़ नहीं हो सकता जब तक हमारा एक एक बाशिंदा सेफ़ ना हो। इस इलाके में इन 10 मुल्कों को जो इस वक्त बात हो रही है, सबसे पहले तो अपने बाशिंदों को सेव करना है मेडिकली, और उनकी हेल्थ की इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब तक आप उनकी वैक्सीन प्रोवाइड करने की तरफ कोशिश नहीं करेंगे, इकदाम नहीं करेंगे, आपका ये इलाकाई इक़्तिसादी ताउन ये पीछे रह जाएगा। ये उस वक्त होगा जब इस वक्त आपके पास सबसे बुनियादी चीज़ आ गई है हेल्थ। पहले आपने अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सारे मुल्कों से ये कहा है कि पहले आप उन मुल्कों को तवज्जो दें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, जो कर्जे रीपे नहीं कर सकते, उनको आप इस वक्त कंसेशन दें, उनको आप मज़ीद वैक्सीन फराहम करने के लिए फ़राखदिली का मुजाहरा करें और उसके लिए करें। आसिफ साहब, आप ये बताइए कि तमाम तर इजलास हम देखते हैं गुज़िश्ता 10 से 15 साल से हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जाके चोक हो जाती है। अमूमी तौर पे ये होता है, हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, फिर जाती है, तो फिर दोबारा से रीस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप्स। इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई चीज़ नज़र आए ऑन ग्राउंड, GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आए। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पाथ टुवर्ड्स अचीविंग दैट? शुक्रिया बाकर। डॉक्टर लुबना और सालिक साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कहा कि बहुत फोकस थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर 5 नुकाती एजेंडा प्रेजेंट किया और उसमें उन्होंने बताया कि डेट रिलीफ देना चाहिए और ही वॉज वेरी मच फोकस्ड। और लेकिन कुछ जेनेरिक पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे इन ममालिक के कि अब इस पर आप कुछ मोडस ऑपरेंडी तय करें। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर डेट रिलीफ की जो बात की गई है, डेट रिलीफ ऑलरेडी पाकिस्तान को काफ़ी मिला है कोविड के बाद। पाकिस्तान में मार्च में आगाज़ हुआ था लॉकडाउन का और अप्रैल के अंदर IMF ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन कोविड का रिलीफ दिया था। इसके बाद पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से जिसको सबसे पहले डेट सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत $1.7 बिलियन का बेनिफिट मिला। उसके बाद फिर पाकिस्तान को डेट सस्पेंशन इनिशिएटिव 2 के तहत बेनिफिट मिला। अब मसला ये है, यहाँ पर इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने एक पॉइंट रखा सामने जो बड़ा वैलिड है कि इलिसिट मनी जो ट्रांसफ़र होती है इन मुल्कों से दूसरे ममालिक के अंदर, हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि वो वापस आए ताकि इन मुल्कों का पैसा ट्रांसफ़र हुआ। अब ये एक तो शॉर्ट टर्म में ही इसके बईद अज़ इम्कान है, मुश्किल बहुत है। दूसरा, जो रोड मैप तय करने के लिए ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल ये है, होना ये चाहिए वज़ीर आज़म इसी फोरम को इस्तेमाल करें और इन ममालिक से दरख्वास्त करें कि जी जो अंडर इनवॉइसिंग होती है पाकिस्तान में इंपोर्ट पर, इन ममालिक के साथ एक जॉइंट मैकेनिज्म तय करें कि हमारी इंपोर्ट स्टेज पर काउंटर चेकिंग हो जाए और उसमें ये ममालिक हमारी मावनत करें।
इन ममालिक से जो एक्सपोर्ट हो रही है टू पाकिस्तान, वो जो अंडर इनवॉइस हो रही है पोर्ट पर, $100 की चीज़ $10 में आ रही है, जिससे हमारे टैरिफ और रेवेन्यू ज़ाया हो रहे हैं। कितना क्वांटम कितना है डॉक्टर लुबना, इतना क्वांटम है? ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो आनी चाहिए, चाहे क्वांटम कम हो या ज्यादा हो। 2010 में ये एस्टिमेट किया गया कि 300 अरब रुपए के करीब है उसका क्वांटम, 2010 के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। ठीक है, तो अब तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़ गया होगा। सही है, सही है। व्हाट्स योर टेक डॉक्टर लुबना? देखिए, हम इनके पास पहले से ही कोटा है, उसको फाल बनाएंगे। फिर एक ये कर रहे थे एग्रीमेंट ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2003 में ये साइन हुआ था। आप ये बताएं कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है, लेकिन पेशरफ्त बहुत सारी जगहों पे नहीं हो रही। आप टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने की बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि देखा ये जाए कि पेशरफ्त में रुकावट कहाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है। और ये इसके ऊपर अगर आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग किसका इख्तियार है, बहुत मैं तो कहती हूँ कई मीटिंग्स के होने को बढ़ाया जाए, बार बार मिला जाए, इससे बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे, मिनिस्टर्स बैठें। और फिर चूंकि ये कोविड के हवाले से है ना, तो अब आप ये देखिए हेल्थ सेक्टर्स में तमाम जो आपकी सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उनको भी चैलेंजेस हैं। आज़रबाईजान ने जो एंटी क्राइसिस का उन्होंने एक पूरा पैकेज दिया अपनी कंट्री को, अगर आपको पता हो। ताजिकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है, पाकिस्तान तो फिर भी चूंकि हमारे यहाँ इतना असर नहीं आया, वो हमसे ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजरी हैं। उनके यहाँ ज़्यादातर रेमिटेंसेज रशिया से आती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट इकोनॉमीज हैं। तो यहाँ पर तो ज़रूरत ये है कि इस वक्त मेरी एक ये सजेशन हो सकती है कि अगर यहाँ पर एक कोविड, जिस तरह से आप बजट रिलीफ के लिए जाते हैं दुनिया के पास, अगर ये तमाम मुल्क बैठें, क्योंकि अगर आप देखें तो टर्की की जो इकोनॉमी का है वो इस वक्त पाकिस्तान से 4 टाइम्स बड़ी है, और इस इको के रीजन से भी 2 टाइम्स बड़ी है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और ये बैठ के कोई एक कोविड रिलीफ फंड किस्म का, कि जहां मुल्कों को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत हो, और उसमें ना सिर्फ कि ये उनको पैसों से मदद कर सकें, एक दूसरे की टेक्निकल आप कह लें एक्सपर्टीज से, उनकी स्किल से भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है कि यहाँ पे चलें आप FTA साइन कर लें। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया। FTA जब आप साइन करेंगे, 2 चीज़ें, एक तो इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है उस FTA से फ़ायदा उठाने का, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आपका कंपैरेटिव एडवांटेज ही नहीं है, तो अगर आप FTA साइन करते हैं तो वो फेवर में जाती है दूसरी कंट्री के। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप इन कंट्रीज़ के साथ FTA साइन करते हैं तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसका प्रॉब्लम क्या है एक्सपोर्ट्स का, वो कॉन्सेंट्रेटेड है 4 डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर, राइस, कॉटन, लेदर और स्पोर्ट्स गुड। ये टोटल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बास्केट का 21% तो 80% है, मोर देन 80%। अब आपके पास बेचने को कुछ है नहीं, आप उनसे कहते हैं हमें मंडियों का एक्सेस दे दें, वो आपको मंडियों का अपनी एक्सेस दे देते हैं, आपके पास बेचने का कुछ नहीं, आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी वो आपकी मंडियों का भी एक्सेस ले लेते हैं, वो जाहिर है ये बायलैटरल होता है, बायलैटरल होता है। जब वो आपसे आपकी मंडियों का एक्सेस लेते हैं, नतीजतन इन नेट पोजीशन आप नुकसान में जाते हैं, नेट पोजीशन ये है। अच्छा, जब आप इनसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करते हैं तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल दुनिया में इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ इतने तनाज़ात हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की नेकनामी अच्छी नहीं है। आप देखें पाकिस्तान के कई अभी रीसेंट डिस्प्यूट्स हैं, अभी सेंडक के अंदर डिस्प्यूट है पाकिस्तान का, रेकोडिक में एक डिस्प्यूट है पाकिस्तान का। अब तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी पाकिस्तान में आने से पहले ये सोचती है कि हमें लीगल प्रोटेक्शन क्या है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उस वक्त जब आप FTA साइन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक साहब? जी सर, इसमें बड़ा क्लियर है, जैसे इन्होंने बता दिया कि आपके पास जो है वो नेकनामी भी बड़ा मैटर करती है। आपके ऑलरेडी केसेस इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाते हैं, या इन्वेस्टर आपका जो है सोचता है कई दफ़ा यहाँ पे आके कि मुझे कितनी इंश्योरेंस मिलेगी और बाद में मेरे लिए कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये जब आप 10 मुल्क बैठे हैं और आपस में ताउन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले ये देखें कि आपस में किस किस्म की लेजिस्लेशन भी हो सकती है जिससे हम एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें कि भाई अगर कोई इस तरह के इन्वेस्टर आता है यहाँ पे और उसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम बजाय इसके कि किसी आलमी फोरम पे जाएं, हम आपस में 10 मुल्क बैठ के इसी फोरम पे इनके मसाइल को हल कर सकें। पहले ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपने ये इशूज़ जो हैं वो इन 10 मुल्कों के अलावा किसी और कंट्री को या किसी और पावर को दे दिए, तो फिर आपका जो 10 मुल्कों का ताउन का पूरा जो प्लान है वो फिर पीछे रह जाएगा। फिर इसमें बहुत सारी पावर्स शामिल हो जाएंगी जिनको आप अभी फिलहाल शामिल नहीं करना चाहते, या उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इस पूरे रीजन में इक्तिसादी ताउन उस सूरत में आगे बढ़ सकता है
जो बराह रास्त लिंक करता है पीस के साथ। ठीक ये इलाका सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, बिल्कुल। हमारा मुल्क भी रहा है, रेडियो ईरान के एक्टिव है ऊपर भी बहुत। प्रॉब्लम है, पूरा अफगानिस्तान और उसका पूरा रीजन जो है वहाँ नेटो बैठी हुई सही है, अभी अमेरिका ने फैसला करना है। तो ये पीस रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को टेक्निकल ठीक है। असिस्टेंस दे सकते हैं, जिसने डॉक्टर ठीक साहब ने है। भी कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि $1 ट्रिलियन तो इंटरनेशनल पावर्स ने जो है वो इन्वेस्ट किए हैं कोविड में। ठीक है। और हमारे जैसे मुल्क तो नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी इसकी इजाज़त नहीं देती, तो हमें तो रिलीफ चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम आपस में किस तरह ट्रेड बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो 4 चीज़ों के अलावा आगे चीज़ें नहीं हैं, तो हमें पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस वक्त जिस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने खिताब किया है इस समिट से, ये उनके लिए पॉलिटिकली भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। और अभी हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के अंदरूनी मामलात किस हद तक इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम की तरफ जाते हैं। अगर हमारी मुआशी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ आगे बढ़नी है तो उसके लिए मुआशी इस्तेहकाम भी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए। तो अभी हमें इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा। मैं आसिम साहब की बात में एक अपना पॉइंट देना चाहूँगी कि आप देखिए, आप इन्वेस्टर को तो तब लाएंगे ना जब आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो देखिए। जी जी। पाकिस्तान इस वक्त ईज ऑफ जो है वो डूइंग बिजनेस में 108 पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है। वो भी इतने सारे मेजर्स के बाद के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इस पे काम हुआ, स्टीयरिंग कमेटी बनी और हम तो आई है थोड़ा सा इंप्रूव कर गए मार्जिनली बेहतर हुई है। और अगर आप देखें लेकिन आप उसके मुकाबले में टर्की को देख लीजिए, वो 58 है उसका रैंक, यानी वहां पर हालात बहुत बेहतर हैं। ईरान में बेहतर हैं हालात, जो कि मैं तो कहती हूँ ट्रिपल सैंक्शन से गुजर रहा है। सैंक्शंस उस पे हैं, ऑयल प्राइसेस क्राइसिस में वो है, तीसरा फिर आप कोविड में उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन वहां पर भी हालात बेहतर हैं। तो हमें आप जब तक ईज ऑफ बिजनेस डूइंग वाली चीज को नहीं देखेंगे डॉक्टर लुबना और आप उसको टेकअप नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर तो नहीं इस सेक्शन में तो अभी बहुत लैंडमार्क रिफॉर्म्स हुई हैं एसईसीपी के अंदर, कंपनी अकाउंट ओपनिंग के ऊपर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के ऊपर, एफएटीएफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स मीट की। आई थिंक काफ़ी इकदाम हुए, बट स्टिल इसकी रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट है ना, आप सही कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ग्रेजुअली नजर आएगा। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल हुई है इंप्रूवमेंट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन यही पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना भी एक देखें एक अलार्मिंग बात है ना। इसके लिए आप इन्वेस्टर तो अपना रिटर्न देखता है, वो बेशक आप रीजन से लाएं या आप बाहर से लाएं, अगर उसको रिटर्न यहाँ नहीं मिलेगा तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? और रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, लेकिन देखें वो उसका असर नजर कब आता है, बिल्कुल सही इम्पैक्ट। आई थिंक मैं थोड़ा आसिम साहब को भी इंक्लूड करना चाहूँगा। पाकिस्तान का एक केस बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एफएटीएफ की भी तारीख की सबसे टफ रेगुलेशंस पाकिस्तान को मिली, उसके ऊपर भी इससे आधी कंप्लायंस के साथ दूसरे ममालिक निकले हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, लेकिन आपको रखा गया कंटिन्यूसली। एंड देन फिर सर्वे का भी टाइम अब देखते हैं हम, हो सकता है जून में आके मिले आपको। सो पाकिस्तान की सिचुएशन जियोपॉलिटिकली बड़ी डिफरेंट है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम काफ़ी हावी है। व्हाट्स योर टेक? बिल्कुल, एफएटीएफ का जाहिर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर बड़ा मनफी असर रहा है, ख़ासतौर पर ग्रे लिस्ट में रहना, और इट्स बीन लॉन्ग। पाकिस्तान कई रिव्यूज़ से गुजर रहा है और कंटिन्यूसली फिर दोबारा ग्रे लिस्ट अवार्ड कर देते हैं पाकिस्तान को, उससे नहीं निकालते। आपने सही कहा, कुछ ममालिक ऐसे भी हैं इससे आधी कंडीशंस मीट करने के बाद निकले पाकिस्तान। आसिम साहब ये भी तो देखिए ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो टेरर फाइनेंसिंग की लगाई हुई हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान रहा था 2012 से 15 में, उसमें पाकिस्तान पे ये चार्जेस नहीं थे। हाँ। उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग थे। बिल्कुल। तो आपके ऊपर इस वक्त चार्जेस भी सीरियस हैं। हाँ। आपके लॉबी भी बहुत आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो काम कर रही है, विद वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी, बिकॉज़ टेरर फाइनेंसिंग की तो काफी इंप्लीमेंटेशंस कर ली हैं, बट द पॉइंट इज स्टिल कि फॉर एनी गिवन सेट ऑफ रेगुलेशंस जो आपको कंप्लाई करनी है, पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग द टफेस्ट रेगुलेशंस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो हमें हेल्थ को हम किसी भी तरह, ये वो सेक्टर्स हैं कि हम इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये तो सोचने वाली बात है। अभी अगर आपने रिसेंटली देखें, हमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है और हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब सिर्फ ईसीओ के रीजन के हवाले से आप बात करें तो पाकिस्तान 40% ईसीओ रीजन की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, यानी 40% उसका हिस्सा सही है। पॉपुलेशन का ईसीओ की रीजन का पाकिस्तान में रहता है। सही है। फिर इतना ही हिस्सा उसका लेबर फोर्स में है। अब जरा आप आ जाइए अपनी लेबर फोर्स की हालत के ऊपर कि आपकी लेबर फोर्स किस तरह की है, कितनी स्किल्ड है, कितनी स्किल्ड नहीं है। सही है। क्योंकि देखिए स्किल्ड लेबर फोर्स आपकी काउंट होती है, वर्किंग सही है। स्किल्ड जो है वरना वो आपका liability बन जाती पार्टिसिपेशन है रेट वो unskilled। आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो आप किस तरह से उसके ऊपर एक्सपेंसेस को आप जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ जेंडर में बड़े इश्यूज हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपका जो है वो वुमेन डे आने वाला है, तो उस हवाले से मैं ज़रूर यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर दूं कि पाकिस्तान में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखिए कितना है आपका, 20% है आपका। क्यों है आई थिंक पाकिस्तान में अर्बन एरियाज में तो बहुत बढ़ गया है अब ये ट्रेंड। आई थिंक रूरल में ये 21% है। काउंट कहाँ करते हैं? वहाँ तो हर देहाती औरत तो काम में हिस्सा तो ले रही है, आपकी ज़राअत में तो वो हिस्सा ये ले भी बहुत रही है है। कि डेटा अंडर स्टेट कर रहा है, उसको ये भी बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक और बात भी जी, है, प्लीज, ये जो लेबर फोर्स की बात हो रही है और रूरल सेक्टर की, तो हमारी ज़राअत के अंदर जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है वो इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है। तो इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही लेकिन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अप फ्रंट या वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं। आप ईसीओ रीजन में देखिए, आपका टर्की में 30% खवातीन जो हैं वो लेबर मार्केट में हैं। आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितने भी हैं सब में 50, 49, 46% उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो रशिया में रहे हैं तो उनका उसके ज़ेरे असर रहे तो उनका अलग किस्म का कल्चरल और आप कहें इकोनॉमिक सेटअप है, तो वहाँ है। पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन घर पे बैठी हुई है, ठीक है, और वो कहीं पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। कसूर किसका है? आधी पॉपुलेशन घर पे बैठी है। अभी तो कोविड की वजह से तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अभी तो इंडस्ट्री पूरे ज़ाहिर कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही हैं। फिर आपने आने वाले दिनों में ये देखना है कि ये इंडस्ट्रियाँ फिजिबल रहेंगी नहीं रहेंगी, कि जिस तरीके से आपकी डॉलर के सामने रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिस तरह आपकी एनर्जी शॉर्टेज आ रही है, जिस तरीके से आपके टैरिफ रेट्स बढ़ रहे हैं बिजली के, तो ये वायबल रहेगा या नहीं रहेगा बिजनेस करना? आप ईज टू डू बिजनेस तो कर रहे हैं, तो बिजनेस करने वाला कोई रहेगा या नहीं रहेगा? इनको चीजें यूटिलिटीज की हमें आपको नए सस्ती करनी है। सेक्टर्स की तरफ भी देखना होगा, बिकॉज बहुत से कन्वेंशनल सेक्टर्स जो कि दुनिया भर में ऑब्सोलीट हो रहे हैं वो पाकिस्तान में अभी भी डोमिनेंट सेक्टर्स हैं। दुनिया भर में जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो सारे टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आ रही है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के अंदर बिजनेस चलाया जा रहा है और वही सेटिया माइंडसेट काफ़ी हलकों के अंदर मौजूद है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो जो बिजनेस सिनेरियो है आपने जैसे कहा ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट में चल रहा है,
और टेक्नोलॉजी का जो जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, जितना टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ायदा उठाया जा सकता है उतना हम नहीं उठाते। मसलन ज़राअत में वही कन्वेंशनल मेथड है कि आप वो फ्लडेड इरिगेशन करते हैं, जबकि आप ड्रिप इरिगेशन पर जा सकते हैं, पानी अपना बचा सकते हैं। जो सिस्टम में हर साल पानी इंजेक्ट होता है आपके हिमालयन ग्लेशियर से, वो एक कंसिस्टेंट है। ईसीओ के दूसरे ममालिक का ऑन एवरेज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान के मुकाबले? पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है। ठीक है। ईसीओ के जो दूसरे, खासतौर पर टर्की की प्रोडक्टिविटी बेहतर है, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बेहतर है टर्की की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है टर्की के अंदर। इसके अलावा टर्की की ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद यूरोपियन यूनियन वो बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। उनका एक रीजन ये भी है कि उनका रिसर्च और एक्सटेंशन के ऊपर काफी वो खर्च करते हैं। ठीक है, एक बात ये भी है उनका, ये भी पाकिस्तान के सारे मेजर बिजनेस पार्टनर्स, एक्सटर्नल ट्रेड पार्टनर्स वो हजारों मील दूर हैं। अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, ये हैं, अपने रीजन में इंटीग्रेटेड नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा आउटपुट बहुत कम निकलता है, तो इनएफिशिएंसीज में काफ़ी निकल जाए। सालिक साहब, व्हाट्स योर मैं तो कहता हूँ कि हमने रिसर्च में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। हमारे यहाँ तो आप हाई टेक बच्चों को जो है तैयार करना, वो तो अभी बहुत दूर की बात है। अपने तौर पे बच्चे तैयार हो रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन जनरली हमने अपनी यूथ को ज़ाया किया है। हमने ना उनको स्कूल पे, ना कॉलेज पे, ना यूनिवर्सिटी में रिसर्च ओरिएंटेड कोई चीज़ दी नहीं है। टेक्निकल हमने उनको हुनरमंदी की तरफ लाने की कोशिश नहीं की है। हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है, जो ज़्यादा होनी चाहिए थी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिहाज से। इसी वजह से आज आप किसी बिजनेसमैन से पूछें, किसी घर वाले से पूछें कि आपको मार्केट में जाके किस तरह का बंदा मिलता है, वो कहते हैं कोई अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है। जो आपके पास अच्छे काबिल लोग थे, या तो वो बाहर चले गए, ब्रेन ड्रेन हुआ आपका, या आपकी स्किल्ड लेबर बाहर चली गई, वो भी सेमी स्किल्ड है। जब वहाँ जाके वो देखते हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी वो आपकी स्किल्ड लेबर नहीं है, इसलिए उनकी पेज कम होती हैं। फिर वो आपको रेमिटेंस पे, जो मुल्क चल रहा है, उनके रेमिटेंसेस बढ़ सकते हैं अगर उनकी स्किल बढ़ा दी जाए। अगर हम अपने बच्चों को आज हुनरमंदी की तरफ लाएं, उनको एजुकेशन की तरफ लाएं, इन्वेस्ट करें, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारा प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में, रिसर्च में। हमारे बच्चे टिकटॉक वीडियोस बनाने पर